तो दोस्तों मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का भी क्लास ले रहे हैं और इसमें हमारा जो बीपीएससी के लिए जो बिहार करंट अफेयर है उसकी हम चर्चा करते हैं। साथ साथ हम संबंधित जो भी विषय होता है, आधारभूत जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट जो सिलेबस में है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए फिर बीपीएससी के लिए, हम उसकी भी परिचर्चा करते हैं। तो अगला देख लेते हैं आगे जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया है। तो बिहार सरकार जो है 21-22 के लिए कितने जो साहित्यकार हैं उनको राजभाषा पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखेंगे कि टोटल जो है अभी यहाँ तो 9 है, लेकिन टोटल अभी जो घोषणा हुई थी हाल में 24 साहित्यकारों को चयन किया गया था राजभाषा पुरस्कार के लिए बिहार सरकार द्वारा, जिसमें 21-22 के लिए 9 जबकि 20-21 के लिए 15। तो याद रखिएगा 20-21 के लिए हम 15 साहित्यकारों का चयन किया गया था, जबकि 21-22 के लिए 9 साहित्यकारों का चयन किया गया था। तो राज्य भाषा पुरस्कार के लिए कुल 24 साहित्यकारों का चयन किया गया, जिसमें 21-22 के लिए 9 जबकि 20-21 के लिए 15 साहित्यकारों का चयन किया गया था। और इस जो पुरस्कार है राज्य भाषा पुरस्कार है जो साहित्यकारों को दिया जाता है उसमें 5,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपया तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 5,000 रुपया से लेकर 3 लाख रुपया तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 50,000 से, सॉरी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है करंट अफेयर का टॉपिक है कि पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर राष्ट्रीय वीसू प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कितने पदक जीता है। तो देखेंगे कि बिहार की टीम ने 4 पदक जीता है। तो पुणे में अभी आयोजित हुआ था 32वीं सीनियर राष्ट्रीय वीसू प्रतियोगिता, जिसमें बिहार की टीम ने 4 पदक कुल जीता था। बिहार की टीम कुल कितना पदक जीता था? तो 4 पदक। याद रखिएगा बिहार की टीम कुल 4 पदक जीता था। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास सामने कि वर्ष 2023 के लिए 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये कमलेश वर्मा जी है, सुचित वर्मा जी है। तो कमलेश वर्मा जी और सुचित वर्मा जी है, इनको अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार दिया गया है। और इनको देखेंगे कि इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है। तो जो हमारे जो निर्मला जी थे, महादेवी वर्मा थे, सुमिता नंदन पंत जी थे, तो इन जो साहित्यकार थे उन लोगों का जो लेखन था, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी या फिर साहित्य का सृजन किया था, उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। एक कोश निर्माण किए थे, जैसे निराला कोश हो गया, काव्य कोश हो गया, छायावादी काव्य कोश हो गया, प्रसाद काव्य कोश हो गया। इस तरीके के रचनाओं का निर्माण किया ताकि सरल भाषा में जो आम विद्यार्थी है या फिर आम जो पाठक है उसको समझ सके। इसी कार्य के लिए इनको अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कैवां स्थान है। तो जो श्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है उसके हिसाब से पूछा गया कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर होते हैं उसके मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 करोड़ 30 लाख से अधिक जो श्रमिक है उन वो रजिस्टर्ड हुए। तो श्रम मंत्रालय जो अभी ई श्रम पोर्टल आया था, श्रम मंत्रालय का एक ई श्रम पोर्टल है जिसमें क्या किया गया था कि भारत सरकार द्वारा जितने भी श्रमिक है उसको निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन करने का जो है आवेदन किया गया था कि भाई आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, ताकि भारत सरकार है उसको पता लग सके कि वास्तव में हमारे पास असंगठित क्षेत्र के मजदूर कितना है या फिर काम करना चाहते हैं, साथ में उनके पास स्किल कितना है। इस क्योंकि सरकार उनके लिए तभी योजना बना सकती है जब सरकार के पास आंकड़ा हो, डाटा हो, ठीक है ना। और चूंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो होते हैं वो सर्वाधिक वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनको सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं चल रही होती है भारत सरकार के द्वारा वो सब प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो है हमारे पास ई श्रम पोर्टल था श्रम संसाधन मंत्रालय का, इसी के माध्यम से डेटा आया है। उसमें पता लगा है कि यूपी के बाद बिहार में सर्वाधिक जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। तो याद रखिएगा जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो भी सामाजिक अपने यहाँ सामाजिक आर्थिक योजनाएं चल रही होती है उनमें उनको लाभ नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा की जो योजना होती है, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि अपने यहाँ जो भी श्रम कानून जुड़ा हुआ है उससे जो भी सुविधाएं प्राप्त है, ज़्यादातर जो सामाजिक सुरक्षा सुविधा है किनको, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर है उन्हीं को प्राप्त है। तो इन्हीं के लिए आगे डाटा की जरूरत पड़ रही है सरकार को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी के तत्वाधान में अमृत युवा काल उत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था। तो केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी के तत्वाधान में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन बिहार में पटना में किया गया था। तो केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी के बारे में हम पिछले जो कक्षा है उसमें बताए थे।
तो आप उसको देख लीजिएगा, पीछे के जो एपिसोड है बिहार बीपीएससी से जुड़ा हुआ साथ में करंट है, तो बारंबार चर्चा करने से लेट हो जाएगा काफ़ी, इसलिए एक ही चीज़ को दोबारा अध्ययन नहीं करेंगे हम लोग अभी 17वीं बीपीएससी के लिए। फिर देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है प्रदर्शन हमारा सही नहीं है। बिहार का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। तो जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है, दो इंडेक्स है पूरे देखेंगे विश्व में। एक वैश्विक स्तर पर एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको वर्ल्ड मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, एक हमारा जो उसी आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर भी निकाला जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आधार पर जो हमारा निकलता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो वैश्विक होता है, वैश्विक जो MPI होता है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है, तो उसको कौन जारी करता है, ये भी प्रश्न आ सकता है पीटी में। तो याद रखिएगा कि जो वैश्विक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसको ऑक्सफोर्ड निर्धारणता एवं मानव विकास सूचकांक है, OPHI संस्था है उसके द्वारा, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक, और वो जो जारी होता है वैश्विक स्तर पर जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी होता है उसका भी 3 आधार है। एक है स्वास्थ्य जिसका भारांश 1/3 है, शिक्षा 1/3 है, और जीवन स्तर है 1/3 है, मतलब इसका भी भारांश 3 है। अब देख लेते हैं, चूंकि अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, जब मुख्य परीक्षा देने जाएंगे आप, तो मुख्य परीक्षा जब भी देने जाते हैं तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है सूचकांक, क्योंकि बीपीएससी में देखेंगे कि बारंबार जो होता है एक करंट अफेयर के जो अपना पार्ट्स होता है उसमें हमेशा एक न एक रिपोर्ट के बारे में पूछता है। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो वैश्विक स्तर पर है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेंस की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो इसका चूंकि सूचकांक का आयाम क्या है, किस आधार पर दिया जाता है, भारांश कितना है, तो ये सब याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए जब मेंस देने जाते हैं आप। तो पहले देख लेते हैं आप राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग नोडल एजेंसी है, ठीक ना, और इसको 2021 से जारी किया जाता है। और इसका जो वहाँ देखेंगे कि वहाँ 10 था, वहाँ जैसे कि 3 जो बराबर था, मेन आधार 3 था, देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर था, जबकि कुल देखेंगे तो 10 था, छोटा छोटा बाद में चल के उसका चेंज होकर मानक जो है 10 आधार हो जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जो MPI है उसका भी 3 आयाम है, मुख्य रूप से 3 आयाम है, जबकि 12 संकेतक है, वहाँ 10 संकेतक था, इंडिकेटर वहाँ 10 था। वैश्विक जो था मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो वैश्विक वर्ल्ड था उसमें 10 इंडिकेटर थे, 3 आयाम था मुख्य रूप से, जबकि जो राष्ट्रीय MPI है उसमें 3 आयाम तो है, आयाम जो है वही है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, जबकि संकेतक 12 है। 2 नया हम राष्ट्रीय स्तर पर 2 अलग लिए हैं जो वहाँ से, तो ये UPSC के PT के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ में BPSC के लिए भी और BPSC के मेंस के लिए भी। तो देखें कि वैश्विक जो MPI है उससे 2 आधार ज़्यादा है, उसमें एक है मातृ मृत्यु दर हम ज़्यादा ले लिए हैं, और एक बैंक अकाउंट है, तो 2 नया है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है PT में 17वीं BPSC में, चूँकि 17वीं BPSC का जो PT होगा काफ़ी थोड़ा बताया गया कि स्तरीय होगा। स्तरीय होने का सीधा सा मतलब है कि तुलनात्मक अध्ययन और थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो जो हमारा वैश्विक MPI है उससे 2 ज़्यादा आधार है, एक मातृ मृत्यु दर लिया गया है और एक अलग से जो हम जोड़ दिए हैं वो बैंक अकाउंट को जोड़ दिए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा गरीबी के बारे में देख लेते हैं कि जो नीति आयोग द्वारा जो इस बार जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया तो उसमें यह बताया गया था कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या के मामला में सर्वाधिक जो गरीब थे उसको ऊपर निकाला, गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान वही पूछा जा सकता है, दूसरे नंबर पर कौन है, बिहार है। और वही रिपोर्ट जब आया, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जुड़ा, तो उसमें बोला गया कि जो ग्रामीण गरीबी था 2015-16 में 32.6% था, जो घट के अब 19.3% हो गया है 19-21 में। तो 19-21 में जो गरीबी घट के कितना हो गया, 19.3% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्र में 8.7% जो हमारे यहाँ MPI था वह घटकर कितना हो गया, 5.3% हो गया, 5.3% हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के कौन से वैज्ञानिक शामिल थे, तो रवि कुमार जी थे। देखें कि जो चंद्रयान 3 था उसमें 2 बिहार के वैज्ञानिक शामिल थे, तो 2 थे, एक रवि कुमार जी थे, ये सीतामढ़ी के थे, और एक समस्तीपुर के अमिताभ जी थे। तो थोड़ा इनके बारे में जान जाते हैं। जो अमिताभ जी थे चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग जो टीम था उसमें डिप्टी डायरेक्टर और ऑपरेशनल डायरेक्टर थे। तो जो अमिताभ जी थे समस्तीपुर के थे, वो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे, ऑपरेशनल डायरेक्टर थे, जबकि रवि कुमार जो थे नेटवर्क सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे थे, ये नेटवर्क सिक्योरिटी को देख रहे थे। तो ये 2 लोग थे जो चंद्रयान 3 में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या बिहार के थे जो उन्होंने उस दल में काम किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में किन्नर महोत्सव का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है, तो यह प्रेमचंद रंगशाला पटना में
बिहार में किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया है। तो अब देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है, देखें कि किन्नर जो भी ट्रांसजेंडर है उसका अब समुचित विकास करने के लिए 2019 में एक एक्ट भी लाया गया था और उनको सभी जगह पर जो है आरक्षण भी देने की बात हो रही है। शायद 1% आरक्षण भी उनको दिया गया है सरकारी जॉब में और इन सब चीज़ों में। तो उनका भी जो है महत्वता, या फिर कहें कि उनको जो सामाजिक और जो हमारे संविधान के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिया गया था उसकी प्राप्ति धीरे धीरे हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये सुमन कुमारी इनका नाम है, बिहार की खिलाड़ी है। कर्नाटक में अभी हुआ था आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सुमन कुमारी जी है, रजत पदक जीते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार से कितने मनरेगा मजदूरों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो जो स्वतंत्रता दिवस था हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था, तो उस दौरान जो है बिहार के 3 मजदूरों को वहाँ बुलाया गया था। 3 मजदूरों को अतिथि के रूप में दिल्ली बुलाया गया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो यहाँ मनरेगा को थोड़ा देख लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जान लेना ठीक रहेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। यह ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय का योजना है। 2005 में शुरू किया गया था। 2005 में शुरू किया गया था। पहले नरेगा नाम था इसका, बाद में 2009 में मनरेगा हो गया इसका नाम। और इसके तहत यह प्रावधान है कि कुशल जो है अकुशल शारीरिक कार्य करने वाले इच्छुक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 100 दिनों की रोजगार की न्यूनतम गारंटी दी जाती है। तो देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लें 5 सदस्य कोई किसी परिवार में है, 5 सदस्य हैं और सब के सब वयस्क हैं, तो सभी को काम पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी परिवार के एक ही व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। तो ऐसे भी पीटी में स्टेटमेंट आ सकता है कि किसी परिवार के किसी एक ही वयस्क सदस्य को रोजगार इसके माध्यम से कानूनी जो है गारंटी है दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, पाँचों वयस्क जो सदस्य हैं उन सभी को रोजगार की गारंटी है और 100 दिनों की रोजगार साल में जो है उसका कानूनी अधिकार है, गारंटी दिया गया। तो यह एक प्रश्न आता होगा कि कानूनी मतलब हमारे यहाँ रोजगार प्राप्त करना एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से। तो लीगल राइट का मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, यानी कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो आप अगर उसका उल्लंघन होता है या फिर उसको कोई अधिग्रहण करने का प्रयास करता है तो आप कहाँ जाते हैं? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत जो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो केवल मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर हम जाते हैं, जबकि अगर देखेंगे कि जो लीगल राइट है प्लस में फंडामेंटल राइट है, दोनों का उल्लंघन होता है तो हम 226 का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमेंशन थोड़ा बड़ा 226 जो अनुच्छेद है जिसके तहत हाईकोर्ट को पावर है उसका हो जाता है। तो लीगल राइट की इतना ही मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है और उस पर जो है उसको रोजगार भत्ता नहीं मिलता है तो उसकी प्राप्ति के लिए वह कहाँ जा सकता है? अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके हाईकोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि रोजगार की प्राप्ति जो है मनरेगा के आने के बाद कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। कार्य का अनुरोध करने पर 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता दिया जाता है। 15 दिन तक नहीं मिलता है तो रोजगार भत्ता दिया जाता है। आपको दे दिया जाए कि महिलाओं को हर हाल में 1/3% आरक्षण है, तो ऐसा नहीं है। जैसे आरक्षण 1/3% लिख के नहीं दिया गया, लेकिन यह बोला गया है कि इस तरीका से कार्यों का वितरण किया जाए या फिर विभाजित किया जाए ताकि 1%, 1.3 कम से कम, मतलब जो 1/3 है वो भागीदारी महिलाओं का हो जाए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम उतना हो जाए, इस तरीका से कार्यों का विभाजन किया जाए। मनरेगा के धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सोशल अकाउंट करना अनिवार्य बना दिया गया। तो ये भी सवाल आपसे आ सकता है कि जो है मनरेगा के तहत जितना भी काम होता है उसका सोशल अकाउंटिंग अनिवार्य होता है। सोशल अकाउंटिंग का मतलब आप जानते हैं कि पब्लिकली होता है, वहाँ लोगों की भी भागीदारी होती है, थर्ड पार्टी का उसमें पार्टिसिपेंट होता है, थर्ड पार्टी जो है उस चीज़ को सोशल अकाउंटिंग करता है, देखता है कि जो काम किया गया वो वास्तव में धरातल पर हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस जो मनरेगा कार्यक्रम है यह निश्चित तौर पर केंद्रीय विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में, इसके संचालन में राज्य सरकार और उस संबंधित जो पंचायत है वहाँ का, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 6 शिक्षकों को। याद रखिएगा कि बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 6 शिक्षकों को नामित किया गया
है। बिहार की बेटी फलक की कौन सी फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई थी? तो यह चंपारण मटन था। चंपारण मटन देखें कि बिहार की बेटी जो फलक है, तो चंपारण मटन एक फिल्म बनाया गया था जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप की थी, आधा घंटा का फिल्म था। और इसमें अभिनेता चंदन कुमार थे जो हाजीपुर वैशाली के थे, और जो फलक थी अभिनेत्री थी यह मुजफ्फरपुर की थी। तो ये इसमें जो स्टूडेंट ऑस्कर के लिए नामित हुए थे। ऐसा देखें कि ऑस्कर के जो स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड है उसके लिए सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गए थे। और इस फिल्म का जो निर्देशक है वह कौन थे? तो रंजन कुमार जी थे, जो फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो है निर्देशक भी है। और आधे घंटे का यह सिनेमा था। तो याद रखिएगा, जो चंपारण मटन था उसमें अभिनेता चंदन कुमार थे जो हाजीपुर वैशाली के थे, जबकि अभिनेत्री फलक कुमारी थी, या फिर अभिनेत्री का नाम फलक है जो मुजफ्फरपुर की थी, और जो इसके निर्माता थे उनका नाम रंजन कुमार है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार में चौथा नदी थाना खोला गया है। तो एक कुशेश्वर स्थान नदी थाना अभी दरभंगा में खोला गया है। 3 नदी थाना पहले भी खुल चुका है, एक वैशाली में भी हाजीपुर के पास है, देखेंगे गंडक नदी थाना है। तो इससे जो हमारा पुराना एपिसोड है जिसमें हम बिहार के जिला वाइज अध्ययन किए हैं, साथ साथ स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखे हैं, जो भी संबंधित विषय है, तो आप उस पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ हमने वृहद स्तर पर नदी थाना के बारे में चर्चा की है, क्योंकि यह नदी के माध्यम से जो क्राइम होता है उसको रोकने के लिए नदी थाना बनाया जाता है। जैसे पुलिस पेट्रोलिंग जनरली रोड से करती है, जबकि हमारे यहाँ नदियों का जाल है, संजाल है, तो नदी के माध्यम से भी बिहार में कहीं भी पहुँचा जा सकता है। और इसीलिए नदी के से बहुत सारा क्राइम होता था, तो नदी के नेटवर्क को, जो क्राइम नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए नदी थाना बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो शैलेश कुमार ने। तो फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? शैलेश कुमार जी ने रजत पदक जीता है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? अव्वल है, वहाँ अव्वल है, तो नालंदा जिला अव्वल रहा है। देखें कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को अगर देख लेते हैं एक बार, कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जो है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो यह एक समग्र सूचकांक है जो नीति आयोग एवं मानव विकास मंत्रालय, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसके द्वारा संकलित होता है और डिजाइन किया जाता है। जो बच्चों के जो गुणवत्ता होता है उसको जांच करता है। कई जो डोमेन है उसके आधार पर जांच होता है। राज्यों के बीच वार्षिक सुधारों का भी आकलन किया जाता है, ठीक ना। और देखेंगे इसमें कि भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को 2 श्रेणियों में परिणाम तथा शासन में प्रबंधन में विभाजित भी किया जाता है। इसको 2 श्रेणी में भी जारी किया जाता है। सूचकांक में 34 संकेतक और 1000 अंक है। 34 संकेतक और 1000 अंक है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक 600 अंक का भारांश दिया गया है। तो याद रख लीजिएगा, इसको कौन जारी कर? शिक्षा मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय भी शायद इनका अब नाम चेंज हो गया है, तो उन्हीं के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा संकलित किया जाता है। तो इस तरह का याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण हो रहा है मीठापुर पटना में। बिहार में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण हो रहा है मीठापुर पटना में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है मछली के अभी उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, और चूंकि बिहार में लगभग 1000 करोड़ की मछली जो है अन्य राज्यों से हमको निर्यात करना होता था अपने राज्य को, तो राज्य सरकार जो है बिहार सरकार मछली रिसर्च सेंटर पर काम कर रही, क्योंकि बिहार में कुपोषण का भी स्तर ज़्यादा है, और यहाँ मछली जो है प्रोटीन का एक और विटामिन डी का बृहद स्रोत है। तो इसलिए मछली पर अध्ययन के लिए जो है पटना में मछली रिसर्च सेंटर मीठापुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो कामेश्वर चौपाल इनका नाम है। कामेश्वर चौपाल इनका नाम है। बिहार के राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो याद रखिएगा 295 मिलियन रुपए के। तो बिहार सरकार का जो राज्य मार्ग होता है, एक तो होता है नेशनल हाईवे होता है और एक होता है स्टेट हाईवे। तो राज्य मार्ग के उन्नयन के लिए याद रखिएगा जो स्टेट हाईवे है उसके उन्नयन के लिए आप देखेंगे कि जो राज्य नेशनल हाईवे होता है वो 2 राज्यों को जोड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। इस तरीक़ा से जोड़ने के लिए, मतलब एक राज्य से 2 राज्यों के बीच आपसी आवागमन को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे बनाया जाता है। जबकि जो राज्य मार्ग होता है यानी स्टेट हाईवे होता है उसका मुख्य काम होता है जिला मुख्यालय को कनेक्ट करना, यानी एक जिला को दूसरे जिला से कनेक्ट करने के लिए जो है राज्य मार्गों का निर्माण किया जाता है। जबकि देखें कि जो ग्राम सड़क होता है एक गांव से दूसरे गांव का या फिर खेत को जोड़ने के लिए इस तरीक़ा से निर्माण
होता है। तो यहाँ जो है अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का एक समझौता हुआ, ताकि जो बिहार के राज्य मार्ग है, क्योंकि देखेंगे कि बिहार में जितना भी राज्य मार्ग है अभी सिंगल लेन है, कहीं 2 लेन का राजमार्ग नहीं बना है। बहुत कम है, ऐसी संख्या बहुत कम है। तो इसी के निर्माण के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़क जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी स्थिति अभी ठीक नहीं है। राज्य मार्गों का कम से कम जिला लेवल पर जो रोड है, नेशनल हाईवे रोड का तो ठीक ठाक स्थिति हो गया है बिहार में भी। तो उसी को ठीक करने के लिए जो है अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक पर भी प्रश्न आता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक पर देखें कि यूपीएससी में 2017 में एक प्रश्न आया था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका सारा जो मेंबर है वह एशिया के ही हैं। एक स्टेटमेंट आया था तो गलत था, क्योंकि इसका जो मेंबरशिप देखेंगे, इसका मेंबर लगभग 68 कंट्री है। तो निश्चित तौर पर 68 एशिया में नहीं है, बाहर के भी जो देश हैं वो शामिल है। तो देख लेते हैं। अभी यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और 1967 से यह ऑपरेशनल हो गया था। इसका उद्देश्य जो है एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान करना है और इसकी अध्यक्षता हमेशा जापान द्वारा किया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है, जो राजधानी है फिलीपींस की राजधानी है। और एशिया के अलावा अन्य देश भी इसके सदस्य हैं और यह ऋण देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए। यह क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की यंग लेखिका के रूप में वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप में किसे सम्मानित किया गया है? तो खुशबू झा जी हैं। बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की यंग लेखिका के रूप में वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप में किसे सम्मानित किया गया है? तो खुशबू झा को। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो बिहार राज्य ने। तो बिहार राज्य ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को क्या किया है? स्वीकृति प्रदान किया है। और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो बायोफ्यूल उत्पादन के लिए जो प्लांट लगाएगा और मशीनरी लगाएगा, जो प्रोत्साहन नीति है उसमें क्या लिखा है? तो विशेषता प्रावधान है। पहला प्रावधान तो यही है कि बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने और मशीनरी की लागत की जो भी लागत होगा उसका 15% तक अनुदान के रूप में सरकार देगी। यानी अधिकतम 15 करोड़ रुपया तक जो भी आप बायोफ्यूल लगाते हैं या फिर उत्पादन करने के लिए, जैसे कि बायोफ्यूल उत्पादन करने के लिए जो प्लांट लगता है, जो मशीन खरीदता है, अगर कोई निवेशक खरीदता है तो उसको बिहार सरकार 15% तक क्या करेगा? अनुदान देगा, जो अधिकतम 15 करोड़ होगा। आगे देख लेते हैं। SC ST अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग या फिर वार विडो, ठीक ना, मतलब युद्ध में अगर कोई है तो वहाँ अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को, एसिड अटैक से पीड़ित या थर्ड जेंडर के उद्यमियों को, जो निवेशक है उनके लिए 15.5% जो है, मतलब 15.75 यानी 15.75% और अधिकतम 5.2 करोड़ रुपए तक का क्या किया जाएगा? उनको दिया जाएगा अनुदान, ठीक है ना। 15 करोड़ तक उनको अनुदान दिया, 15.2 करोड़ तक उनको अनुदान दिया जाएगा। यह 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगी। तो 31 मार्च 2028 तक क्या रहेगा? यह प्रभावित रहेगा। ये जो बायोफ्यूल प्रोत्साहन नीति है वह प्रभावी रहेगा 28 तक। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस कलाकार को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सागर सिंह। बिहार के किस कलाकार को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर सिंह जी को सम्मानित किया गया है। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों की डाइट की गतिविधियों के आधार पर अक्टूबर की रैंकिंग जारी की है। बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पूरे जो बिहार का स्थान है वो तीसरा स्थान है। डाइट रैंकिंग जारी किया गया था कि जो स्कूल में मिड डे मील स्कीम चल रहा है, तो मिड डे मील स्कीम स्कूल में चल रहा है तो उसके तहत बच्चों को किस तरीक़ा से खिलाया जा रहा है, कितना साफ़ है वह खाना, कितना मतलब वहाँ फूड पॉइजनिंग होने का डर है कि नहीं, कितना पौष्टिक है, इस आधार पर रैंकिंग जारी किया है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, पहले स्थान पर केरला, और जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और बिहार का तीसरा स्थान है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो मिड डे मील का संचालन है बेहतर तरीक़ा से हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 जीविका दीदी की जो रसोई है उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो जीविका जो योजना है, देखेंगे कि जीविका योजना बिहार में काफ़ी व्यापक योजना है, जिसके माध्यम से रोजगार जो है, रोजगार को बढ़ावा देना, स्किल को बढ़ावा देना जो है बृहद स्तर पर संचालित किया जाता है और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। तो दीदी की जो रसोई है, आप देखेंगे कि जिस तरीक़ा से अब जीविका दीदी को बहुत सारा काम दिया गया, उसमें कि काम भी दिया गया कि जो स्कूल में मिड डे मील था उसको भी जीविका को बनाने का दिया गया कि भाई जीविका दीदी की जो रसोई है उसको वहाँ बनाने के लिए मौका दिया गया। साथ में जो अस्पताल होता है तो अस्पताल में भी भोजन दिया जाता है पेशेंट को,
रोगियों को, तो वहाँ भी जीविका दीदी की रसोई को खोला गया कि जीविका दीदी को इसके माध्यम से जो है काम मिले, ठीक ना। तो उसी तरह से ही जो 5 जीविका दीदी की रसोई है उसको क्या मिला है, ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो जीविका योजना जो है अब बिहार में व्यापक स्तर का योजना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित हो रहा है। और इसमें देखेंगे कि इसको विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। विश्व बैंक जो है इस पहल का भागीदारी है, सहायता प्राप्त है। और जीविका योजना की शुरुआत 2006 में 5 जिलों के 5 गांव से हुआ था। तो इतना याद रखिएगा पीटी के लिए। और देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी में मेंस में प्रॉपर इस पर एक प्रश्न था 40 नंबर का, 38 मार्क्स का था। तो जीविका दीदी का अध्ययन आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सलीम परवेज जी को नियुक्त किया है। तो सलीम परवेज जी को बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देख लेते हैं आगे प्रश्न है कि बिहार के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 स्टेशनों का पुनर्विकास का आधारशिला रखी गई थी। इसमें से बिहार के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? तो 49 स्टेशन। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार का यह जो स्कीम है काफ़ी महत्वपूर्ण तय किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है देखेंगे कि मेन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है भारत सरकार अभी कर रही है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगा। तो देख लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। तो इसकी घोषणा जो है 6 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। और इसका जो पूरा के पूरा देखें कि इस योजना के तहत जो है इसका पूरे भारत में लक्ष्य रखा गया है कि 1309 स्टेशन का पुनर्विकास करना। कितना? 1309 स्टेशन का पुनर्विकास करना। जबकि इसी योजना के पहले भाग के रूप में अभी हाल में जैसे 6 अगस्त 2023 को 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई, जिसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? 49 रेलवे स्टेशन को। जबकि अमृत भारत स्कीम में पूरा के पूरा कितने स्टेशन बनाना है? 1309। जो अभी जो पहली भाग इसका शुरू है उसमें 508 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। इसका अनुमानित लागत कितना है? तो 24,470 करोड़ रुपया। इसका अनुमानित लागत कितना है? 24,470 करोड़ रुपया। और यह जो स्कीम है इसको कौन शुरू किया है? तो रेल मंत्रालय की योजना है। किसकी योजना है? रेल मंत्रालय की यह योजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की किस महिला को मिसेज इंडिया 2023 चुना गया है? तो रोहिणी झा जी है। रोहिणी झा जी है, मिथिला क्षेत्र की है। तो बिहार की किस महिला को मिसेज इंडिया 2023 का चुना गया है? तो रोहिणी झा जी को चुना गया है। आगे देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का 22वां स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में बिहार का 22वां स्थान। देख लेते हैं निर्यात सूचकांक। सीधे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय निर्यात सूचकांक कौन जारी करता है? तो एक तो याद रखिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा इसमें याद रखिए कि जो राज्य में सर्वाधिक निर्यात हुआ है किस जिला से हुआ है? तो बेगूसराय जिला से होता है बिहार में। और बिहार देश के निर्यात का कितना प्रतिशत निर्यात करता है? जिसे पूरे देश में जितना भी निर्यात होता है, मान लेते हैं कि 100% निर्यात हुआ, तो उसका मात्र 0.52% बिहार से निर्यात होता है पूरे दुनिया को। कहीं ना कहीं जो भी भारत से निर्यात होता है वस्तु, उस कहीं ना कहीं भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से ही जाता है, केंद्र शासित प्रदेश से ही जाता है। तो उसमें बिहार का मात्र 0.52% योगदान है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है। जबकि बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2025 तक 10% निर्यात हम करें पूरे भारत का। तो अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है ये। तो देख लेते हैं कि बिहार, अभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार से जो भी निर्यात के लिए हम वस्तु भेजते हैं उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखेंगे कि जैसा कि आप सोचे होंगे कि कृषिगत से क्षेत्र का होगा, तो ऐसा नहीं है। सर्वाधिक जो निर्यात हम करते हैं उसमें पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं। 66% जो बिहार निर्यात करता है टोटल, उसमें 66% किसका है? पेट्रोलियम निर्यात का है। उसके बाद मांस का है 6%, फिर चावल का है, फिर दवाएं हैं और फिर गेहूं है। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद अगर आ जाता है कि बिहार से निर्यात किया सर्वाधिक बड़ा वस्तु क्या है, तो पेट्रोलियम होगा। क्योंकि चूंकि आप देखें कि बरौनी रिफाइनरी है तो वहाँ से पेट्रोलियम हमारे यहाँ कच्चा आता है, और वहाँ मुख्यतः डीजल के लिए है। तो कच्चा पेट्रोलियम आता है, तो पेट्रोलियम बहुत सारा चीज़ होता है कच्चे पेट्रोल में। तो उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो उससे बहुत सारा निर्यात वस्तु का विकास होता है और सारा चीज़ बनता है। तो उसी का निर्यात बिहार करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी निकासी और व्यय की स्वीकृति दी है? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 30 30.16 करोड़ रुपया। तो जैविक कृषि को आप जानते हैं कि वैसी कृषि है जिसमें हम
क्या करते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक है या फिर जो रासायनिक कीटनाशक है, पीड़कनाशक दवाएं हैं, या फिर जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं फसल का, जो तो इस सब का उपयोग नहीं करते हैं, और हम जो कृषि अवशेष होता है उसी के माध्यम से जो हमारा खाद होता है उसका विकास करके हम जैविक खेती करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो वो तो बेगूसराय है, पहले बताया जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार ने विद्यालय को किस मॉडल पर बनाने की घोषणा की है, तो बिहार सरकार जो है वाला मॉडल है, एक मॉडल है बाला मॉडल, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है BALA, बाला मॉडल है। इसका है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार सरकार इसी मॉडल पर स्कूल का निर्माण करेगी, और इसका मतलब है कि वैसी भवन या संरचना जो बच्चों के सीखने में मददगार हो। तो बच्चों के सीखने के मददगार के लिए जो है हम बाला मॉडल को अपना है। बाला मॉडल क्या है कि एक अवधारणा है भवन निर्माण का, एक मॉडल है भवन निर्माण का, और इस तरीका से भवन का निर्माण किया जाता है ताकि जो अधिगम है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीका से संचालित किया जा सके, या फिर बच्चा का जो है अधिगम बेहतर तरीका से हो। इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि स्कूल के जो दीवार होता है या फिर जो खिड़की होता है, उसके दरवाजे होते हैं, उस सब पर पेंटिंग किया जाता है। जैसे दीवार को सूर्य ग्रहण, दीवार पर चंद्र ग्रहण, ब्रह्मांड का चित्र है, जल चक्र है, फसल चक्र है, इन सभी को पेंटिंग किया जाता है, रेखा चित्र के माध्यम से बताया जाता है, ताकि बच्चा खेलते खेलते और बड़ी आसानी से सीख सके। तो एक प्रकार के बाला क्या है कि बिल्डिंग निर्माण की एक अवधारणा है जो अधिगम को प्रोत्साहित करता है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर था। तो आप लोग देखते रहिएगा हमारे करंट अफेयर को, और वीडियो को जो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।